जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। दोस्तों स्वागत है आपका आर्य क्लासेस पर। मैं रोहित कुमार। तो दोस्तों आज हम साइंस की आपकी दूसरी क्लास शुरू करने वाले हैं। पहली क्लास में दोस्तों हमने सिलेबस का डिस्कशन करा था, जिसमें हमने बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बताया था। तो दोस्तों उसमें हमने बताया था कि जो पहला चैप्टर है डाइजेशन का हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा जो पहला जो चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे वो डाइजेशन का होगा, यानी पाचन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जिसका पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर 1, डाइजेस्टिव सिस्टम। जिसे बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक, तो दोस्तों पहला चैप्टर हम डाइजेशन से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पाचन है क्या, ये पाचन की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डाइजेशन क्या है। ठीक है, तो डाइजेशन दोस्तों, जैसे हम कोई भी खाना हम खाते हैं, हम जो रोटी चावल आपका जो भी पदार्थ हम लोग खाने के खाते हैं, तो वो एक बहुत बड़े साइज में होते हैं। ठीक, एक कॉम्प्लेक्स वे में होते हैं, जैसे एक जटिल तरीके से होते हैं, एक बड़े साइज में होते हैं। लेकिन हमारे शरीर में वो खाना हमें ब्लड तक पहुंचाना होता है। जो हमारा शरीर है उसको पचाकर ब्लड में पहुंचाता है, और ब्लड में वो सेल्स जो हैं उसे खाते हैं हमारे खाने को। ठीक है, उससे एनर्जी बनती है और सेल्स तक पहुंचती है। तो दोस्तों जब सेल हमारा इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो हम खाते हैं रोटी चावल, तो उनको ब्लड में कैसे घुल सकते हो। तो इसका मतलब उस खाने को कहीं ना कहीं हमारा शरीर उसको तोड़ मरोड़ के और बिल्कुल उसकी चटनी बना के उसको बिल्कुल इतने छोटे से छोटे साइज में कर देता है, जिससे कि उससे जूस या रस निकलकर हमारे ब्लड में घुल जाए। तो बस इसी चीज को कहते हैं पाचन, यानी एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देना। यानी बिल्कुल एक जटिल खाने को बिल्कुल ही एक क्या कहे बिल्कुल ही सिंपल फूड में कर देना। ठीक है, सरल खाने में। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा होता है पाचन। इसी प्रोसेस को हम पाचन कहते हैं, क्योंकि इतने बड़े खाने को हमारा शरीर हमारे सेल कैसे ले लेंगे। हमारा सेल होता है दोस्तों बिल्कुल ही छोटे साइज का। ठीक है, खाते हैं हम रोटी और चावल इतने बड़े साइज के, वो सेल में थोड़े, यानी उससे कहीं ना कहीं शरीर बहुत छोटे भाग में कर देता है, छोटे से छोटे बिल्कुल। ठीक है, इसी को ही कहते हैं, लिखो जैसे कॉम्प्लेक्स फूड को। पहला पॉइंट लिखो इसमें, फर्स्ट पॉइंट, यानी कॉम्प्लेक्स फूड, जो हमारा जटिल खाना होता है। अभी बताया मैंने दोस्तों, कॉम्प्लेक्स फूड कौन सा होता है, जो हम लोग खाते हैं, रोटी चावल कुछ भी, बर्गर पिज्जा। ब्रेक डाउन, इसको जटिल खाने को, ठीक है, जो हम बड़े साइज का खाना खाते हैं, इसको तोड़ मरोड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर कर काट पीट कर इतने छोटे भाग में इतने छोटे भाग में कन्वर्ट कर देता है हमारा शरीर, जिसे बोलते हैं सिंपल फूड, यानी बिल्कुल सरल खाने में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में ही बदलना पाचन कहलाता है। देखो इसकी डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स फूड को
सिंपल फूड में बदलना ही डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन या पाचन। ठीक है दोस्तों, तो कोई पूछे भाई पाचन की परिभाषा क्या है? पाचन की परिभाषा है जो भी हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स जटिल फूड को जो हम लोग खाते हैं उसको बहुत ही छोटे से छोटे भाग में, बिल्कुल छोटे से छोटे भाग में अगर तोड़ मरोड़ के कन्वर्ट कर देता है, एक सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक। अब दूसरा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, पाचन तंत्र क्या है? तो दोस्तों जो भी ऑर्गन यानी जो भी अंग हमारा इस प्रोसेस को करने में, डाइजेशन की प्रोसेस यानी पाचन की प्रोसेस को करने में सहायक होता है, ठीक है, हमारा साथी होता है, उन सभी के समूह को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसे जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे पहले सबसे यूज होता है मुंह का, पहले पाचन मुंह में शुरू होता है, फिर हमारा पेट में जाता है, फिर पेट में पाचन होता है। तो हमारा स्टमक हो गया, आमाशय, हमारा मुख हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जाता है छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जितने भी ऑर्गन हैं, इन सभी के ग्रुप को, इन सभी के समूह को जो मिलके काम कर रहे हैं पाचन का, इसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर के साथ माउस होता है, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है, ठीक, उसका सीपीयू होता है हमारा। तो इस तरीके से उस पूरे सबको सारे मिला के ही तो काम करते हैं कंप्यूटर में। अगर एक भी ना हो तो काम कैसे करेंगे? कीबोर्ड नहीं हुआ तो टाइपिंग कहाँ से होगी? माउस नहीं हुआ तो कर्सर कैसे चलाएंगे जल्दी से? सीपीयू नहीं हुआ तो पीसी चलेगा कैसे? ठीक है, तो इन सबको मिला के कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं सारे पार्ट्स को। कंप्यूटर सिस्टम होगा जब तो कार्य होगा। इसी तरीके से डाइजेशन यानी पाचन की क्रिया में जो जो भी अंग शामिल होंगे उन सभी के समूह को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स which take part in digestion is called digestive system। लिख लो दोस्तों। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ये था हमारा डाइजेशन। अब लिखो डाइजेस्टिव सिस्टम। अब लिखो दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम की परिभाषा। 1 मिनट लिखो। A group of organs which helps in digestion, ठीक है, is called digestive system। ठीक, इसको हिंदी में लिख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अब हिंदी में लिख लो। अंगों का समूह, अंगों का समूह जो पाचन में सहायता करता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। उस समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पाचन किसे कहते हैं, पाचन तंत्र किसे कहते हैं। फिर से एक बार बता देता हूं, डाइजेशन यानी कॉम्प्लेक्स फूड, जटिल खाने को एक सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको पाचन या डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा किया जाता है। पाचन जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या? जितने भी अंग हमारे पाचन में सहायता करते हैं, ठीक है, उन्हीं अंगों के समूह, पूरा अंगों का समूह ये हमारा पाचन में मदद करता है। इसी को हम पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
सबसे मेन जो हमारे शरीर में पाचन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसको दोस्तों बोलते हैं इसको हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं इसको। ठीक, दूसरा हमारा पाचन किस चीज का होता है? दूसरा हमारा पाचन हमारे शरीर में होता है दोस्तों प्रोटीन का। दूसरा हमारा किसका होता है? प्रोटीन का। ठीक, तीसरा हमारा जो पाचन होता है दोस्तों वो होता है फैट, जिसे लिपिड भी कहते हैं इंग्लिश में, से बोल दो वसा। जो भी हम ऑयली चीज खाते हैं उन सब में फैट होता है, तो फैट यानी लिपिड यही वसा, इन तीनों का ही पाचन, यानी इन तीनों को बिल्कुल ही छोटे से छोटे, हम इन्हें जटिल तौर पर खाते हैं, कॉम्प्लेक्स तरीके से खाते हैं, इनको तोड़ तोड़ कर बिल्कुल छोटे से छोटे पार्टिकल में करने का काम, मतलब सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का काम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। तो इन्हीं तीनों का पाचन करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। कार्बोहाइड्रेट को, ये हमारी कौन सी फॉर्म है दोस्तों? ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी कॉम्प्लेक्स तरीके से हम खाते हैं। जब इसको तोड़ते हैं कार्बोहाइड्रेट को, एक छोटे भाग में होकर किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों? होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज, ठीक, ये होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज में। और जब प्रोटीन टूटता है तो प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड्स में। ठीक, अमीनो अम्ल बोल लो। और जब फैट टूटता है हमारे शरीर में तो ये फैटी एसिड्स, FATTY, फैटी एसिड्स, वसा अम्ल। ठीक, तो यानी अगर जो हम अपने मुंह से खाते हैं, खाने में, हमारे खाने में हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो एक कॉम्प्लेक्स तरीके से जटिल यानी हैवी उसमें होता है, उसको फिर तोड़ तोड़ के हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र है उसको बिल्कुल छोटे से छोटे भाग में जो टूटता है वो ग्लूकोज। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी से छोटी जो यूनिट होती है वो ग्लूकोज होती है, इससे नीचे नहीं टूटता कार्बोहाइड्रेट। ऐसी प्रोटीन को तोड़ तोड़ कर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा जो यूनिट होती है वो अमीनो एसिड्स, यानी इससे आगे नहीं टूटेगा प्रोटीन। और फैट को तोड़ तोड़ कर सबसे छोटे भाग में, स्मॉलेस्ट यूनिट में अगर करा जाए तो फैटी एसिड्स, यानी इनकी सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं ये। इन्हीं फॉर्म में ही हमारे ब्लड में ये न्यूट्रिशन जाता है, यानी ये पोषक तत्व जाते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे ब्लड में घुलता है, प्रोटीन आखिर में जाके जब पाचन हो जाता है अमीनो एसिड्स की फॉर्म में ब्लड में घुलता है, और जब फैट का पूरी तरह पाचन हो जाता है तो फैटी एसिड्स की फॉर्म में, यानी इस रूप में हमारे बॉडी में ब्लड में घुलता है। तो इस रूप में ये हमारे ब्लड में घुलते हैं और यूज होते हैं। ठीक है, ये कौन है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये सिंपल फॉर्म। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, यही हम पढ़ेंगे कैसे कैसे कन्वर्ट करता है, क्या 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 एंजाइम, क्या क्या केमिकल यूज होते हैं। ठीक, एक पॉइंट और नोट करो। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डालकर, दोस्तों जो वाटर होता है यानी जल, जो विटामिन होता है, विटामिन जितने भी होते हैं, और मिनरल्स, खनिज। ठीक, वाटर, विटामिन और खनिज। ठीक, ये जल। दोस्तों ये जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये जो होते हैं ये पहले से ही सिंपल फॉर्म में होते हैं, यानी पहले से ही सरल अवस्था में होते हैं। ठीक है दोस्तों,
जो वाटर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये पहले से ही हमारे सिंपल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सरल अवस्था, फॉर्म मतलब सरल अवस्था, ये दोस्तों पहले से ही हमारी बॉडी में सिंपल फॉर्म में होते हैं। मतलब ये जो वाटर, विटामिन, मिनरल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स, जटिल नहीं होते, ये पहले से ही सरल होते हैं। यानी हमारी बॉडी में वाटर, विटामिन और मिनरल्स इनका पाचन होता ही नहीं है। मतलब ये डायरेक्ट हमारी बॉडी में एज इट इज यूज हो जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी इनके पाचन में कोई रोल नहीं है हमारी बॉडी का। तो ये डायरेक्ट जाके आंतों में जाते हैं, वहां से एब्जॉर्ब होते हैं, अवशोषण होता है इनका। इनका क्या होता है? इनका अवशोषण होता है। ठीक है, इनका पाचन नहीं होता। लिख लो, इनका डाइजेशन नहीं होता। इनका जो है दोस्तों डाइजेशन नहीं होता, इनका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन। अवशोषण। ठीक, इनका अवशोषण होता है दोस्तों, इनका डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ये पहले से ही सिंपल फॉर्म में होते हैं। यानी अगर हमारी बॉडी जो पाचन करती है केवल इन्हीं तीन ही चीजों का करती है, ये ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। वाटर, विटामिन और मिनरल्स का हमारी बॉडी पाचन नहीं करती, ये डायरेक्ट जाते हैं बॉडी में, एज इट इज आंतों तक जाते हैं, वहां से इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी अवशोषण। यानी आंत इन्हें डायरेक्ट सौंक लेती हैं और ब्लड में मिला देती हैं। ठीक है, लेकिन पाचन किनका होता है? केवल इन तीनों का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो दोस्तों नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट डालो। अगला पॉइंट है दोस्तों डाइजेशन, जो है हमारी पाचन। डाइजेशन इज आपका फिजियो केमिकल डाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। जो हमारा पाचन है, पाचन एक फिजियोकेमिकल, अब कैसे फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। दोस्तों डाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, इसका मतलब क्या है? जो हमारा पाचन है एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियो मतलब फिजिकल, यानी हमारे पाचन को करने में हमें फिजिकली भी वर्क करना पड़ता है और शरीर के अंदर केमिकल प्रोसेस भी होती है। ठीक है, केमिकल वर्क भी होता है, तो इन दोनों का यूज पाचन में होता है, इसलिए डाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोला जाता है। ठीक, जैसे हम मुंह चलाते हैं ऐसे आंग आंग आंग, तो ये क्या हो गया? फिजिकल। हमारे दांत से हम खाने को चबाते हैं, उसमें मुंह चलाते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस होगी। ठीक है, मुंह के अंदर लार हमारा सबसे पहले डाइजेशन करती है, वो एक केमिकल प्रोसेस होगी। तो पेट में केमिकल प्रोसेस होती है। ठीक, फिजिकल प्रोसेस क्या है? खाना आगे बढ़ना, ये एक फिजिकल प्रोसेस हो गई। खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता है हमारे शरीर में, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। तो दो प्रोसेस का यूज होता है खाना पचाने में, केमिकल एक फिजिकल, इसलिए बोला जाता है डाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब चलो अगले पॉइंट पर। दोस्तों पूछ लेते हैं भाई पाचन की जरूरत क्या है हमें, मेन कारण क्या है पाचन का? पाचन क्यों होना चाहिए हमारी बॉडी में? सबसे मेन कारण क्या है? तो दोस्तों पाचन हमारी बॉडी में इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी से चलती है, हमारी बॉडी को ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है दोस्तों? वो ऊर्जा मिलती है हमें फूड से। ठीक है, और वो भी हमें फूड से मिलती है। वो फूड कौन सा? सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल स्मॉल से स्मॉल यूनिट में होना चाहिए खाना। जो भी पदार्थ हम खाते हैं छोटी से छोटी इकाई में होना चाहिए। उसको छोटी से छोटी इकाई में कौन बदलता है? हमारा पाचन ही तो बदलता है। इसलिए पाचन की हमें जरूरत क्यों होती है, डाइजेशन की जरूरत क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि हमें ऊर्जा, एनर्जी चाहिए। तो पूछा जाए कि भाई डाइजेशन का कारण क्या है, मतलब मेन रीजन क्या है, क्यों होना चाहिए? तो हमें एनर्जी, हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, इसलिए पाचन का होना जरूरी है। ठीक,
तो लिख लो। मेन रीजन ऑफ डाइजेशन, ठीक। पाचन का मुख्य कारण, पाचन का मुख्य कारण, ठीक। तो दोस्तों पाचन का मुख्य कारण क्या है हमारा, पाचन क्यों होना चाहिए? तो देखो, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। ये खाने से ऊर्जा लेता है और हमारे शरीर को देता है। यानी पाचन से हमारे शरीर में जो है ऊर्जा बनती है, ठीक है। इससे खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, तो वह उसी ऊर्जा को बनाने में पाचन मदद करता है हमारी। प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, ये होता है पाचन का मुख्य कार्य, ठीक है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सके। यानी खाने से एक तरीके से ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक। ये होता है हमारा डाइजेशन। तो डाइजेशन के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने कुछ कुछ मेन पॉइंट पढ़े, ठीक है। फिर से जान लेते हैं, पाचन किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना ही हमारा पाचन यानी डाइजेशन कहलाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने में जिस जिस अंग का यूज होता है, जिस जिस ऑर्गन का यूज होता है, उन सभी ऑर्गन्स के समूह को डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी उन सभी ऑर्गन्स के ग्रुप को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? पाचन में केवल 3 ही चीजों का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इनके अलावा पाचन और किसी चीज का नहीं होता। उसके बाद जो हमारा विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ठीक है, इन तीनों का कोई पाचन नहीं होता है, इन तीनों का अवशोषण होता है यानी एब्जॉर्प्शन। यानी अगर हम पानी या विटामिन या मिनरल्स लेते हैं डायरेक्ट, तो सीधा पास होते हुए, यानी उनका कोई पाचन नहीं होगा, सीधा पास होते हुए आंतों तक जाते हैं। आंतों में फिर इनका एब्जॉर्प्शन होता है यानी अवशोषण होता है। आंतें इन्हें डायरेक्ट खून में मिला देती है, ठीक है। लेकिन फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के साथ ऐसा नहीं है। उनका पहले पाचन मुख से शुरू होता है, मुंह से, और होते 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 छोटी आंत में भी पाचन होता है एंड में। फिर जाके उनके पाचन से जो रस निकलता है, ठीक है, उस रस यानी उस जूस को छोटी आंत सोंक लेती है, अवशोषित कर लेती है और ब्लड में मिला देती है, ठीक। तो किन 3 चीजों का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये अब तक पढ़ चुके। फिर हमने पढ़ा डाइजेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस बता दिया आपको। पाचन में फिजिकल और केमिकल दोनों चीजें तरीके से डाइजेशन होता है, वर्क होता है, मतलब फिजिकल भी और केमिकल भी। और मेन रीजन क्या होता है मुख्य कारण पाचन का? पाचन खाने से ऊर्जा प्राप्त करता है और हमारे शरीर फिर उस ऊर्जा को लेता है, ठीक है। तो खाने से ऊर्जा प्राप्त करना पाचन का मेन कारण यही है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पाचन के दोस्तों कुछ चरण होते हैं, स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, ठीक। पाचन के कुछ चरण होते हैं, स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। इसे बोलते हैं हिंदी में चरण, इसे बोलते हैं पाचन, ठीक है। तो पाचन के कितने चरण होते हैं? तो पाचन के 3 चरण होते हैं, 4 चरण, ठीक। पहला होता है इंजेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्ग्रहण, आपका अंतर्ग्रहण, ठीक। दूसरा होता है हमारा डाइजेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं पाचन, जो हम अभी जिसके बारे में जाना है। तीसरा होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, जिसे बोलते हैं अवशोषण,
अवशोषण और स्वांगीकरण। ठीक, स्वांगीकरण, अवशोषण और स्वांगीकरण, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। और चौथा काम होता है हमारा इजेशन। हम बोलते हैं मल त्याग। दोस्तों जो हमारा पाचन चलता है इन 4 चरण पे चलता है, 4 स्टेजेस हैं उसके। सबसे पहले इंजेशन, हम खाने को लेंगे, ग्रहण करेंगे, ठीक है, खाना हम मुख से खाएंगे, उसे बोलते हैं इंजेशन। फिर डाइजेशन, उसका पाचन होगा बॉडी में, ठीक। फिर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, जब पाचन पूरा हो जाएगा, खाने से फिर रस निकाल के उसको एब्जॉर्ब यानी उसको अवशोषित किया जाता है आंतों के द्वारा, उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। फिर होता है एजेशन, एजेशन होता है उसके बाद जो रस निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है हमारा आते उससे बड़ी आंत में जाता है, जैसे वेस्ट जो बचता है उसको हम मल त्याग कर देते हैं, ठीक है, जो पोटी हम करते हैं एक तरीके से, ठीक। तो ये 4 प्रोसेस होती है, ये 4 स्टेजेस होती है, ठीक है। इंजेशन मतलब जैसे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना, ग्रहण करना यानी कंज्यूमिंग फूड आइटम्स। कंज्यूमिंग फूड आइटम्स। इंजेशन मतलब तो यही होता है जो हम भोजन हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं, भोजन के खाना यानी मुख के अंदर डालना, उस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं, ठीक। तो इसके बारे में तो भाई इतना ही है। अब पढ़ते हैं डाइजेशन, डाइजेशन हमें पूरा पढ़ना है, ठीक। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, उसके बाद एजेशन। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम पाचन की प्रक्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो दोस्तों एक बार इसको नोट कर लो क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 4 चरण होते हैं। इंजेशन हमने पढ़ लिया, इंजेशन वही भोजन पदार्थों को मुख में डालना इंजेशन कहलाता है, ग्रहण करना भोजन को। और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा चरण में था हमारा डाइजेशन, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, डाइजेशन, ठीक। पाचन। दोस्तों जैसे हिंदी में मैं 1-2 बार लिख देता हूं तो आगे चल के मैं कुछ शब्दों को हिंदी में लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक बार जैसे 1-2 बार लिख देता हूं तो आप पीछे से देख लिया करना जैसे आप नोट करते हो। जैसे डाइजेशन को बार बार पाचन, पाचन में बार बार नहीं लिखा जा सकता, तो ऐसी डाइजेशन को 1-2 बार जैसे मैंने पाचन लिख दिया तो आप लोग ध्यान रखना, इसे हिंदी में पाचन कहते हैं। इसे 3 भाग में बांट लो। डाइजेशन प्रोसेस, जो पाचन की प्रक्रिया होगी, मुख से शुरू होती है, माउथ से, ठीक है। वो किससे शुरू होती है, माउथ यानी मुंह से, ठीक है, मुख गुहा, मुख से शुरू होती है, ठीक। एक पाचन होता है हमारा पेट में, स्टमक में, ठीक दोस्तों, आमाशय। एक पाचन होता है हमारा दोस्तों आंतों में, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत। तो दोस्तों जो पाचन का मेन रोल है इन तीनों का ही होता है। अभी तो हम पाचन के बारे में ये थोड़ा मोटा मोटा जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि पाचन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, डाइजेशन को। तो जो मैंने चरण लिखवाए थे, स्टेजेस लिखवाए थे, उनको थोड़ा थोड़ा एक बार मोटा मोटा जान रहे हैं कि वो है क्या, फिर हम डाइजेशन आगे शुरू करेंगे। अब जैसे माउथ, मुख से डाइजेशन शुरू होता है। मुख में 2 चीजें होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी केमिकल प्रोसेस यानी आपकी रासायनिक, एक होती है आपकी रासायनिक प्रक्रिया और दूसरी होती है दोस्तों आपकी मैकेनिकल प्रक्रिया।
मैकेनिकल जिसे बोलते हैं यांत्रिक। ठीक, यानी हमारे मुंह में दो चीजें होती है। भोजन का पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है, जो हमारी लार होती है, सलाइवा, जिसे इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। जो हमारी लार है, इस लार में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। जैसे ही भोजन हमारे मुख में गया और लार में मिला, पाचन शुरू। तो यानी लार जो हमारे मुंह में जो लार होती है उसमें केमिकल प्रोसेस होती है पाचन करने के लिए, और जो हम मुंह चलाते हैं दांतों से ऐसे भोजन को चबाते हैं, वो मैकेनिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो दो काम हमारे मुख में होते हैं, एक मैकेनिकल प्रोसेस, एक केमिकल। मैकेनिकल प्रोसेस क्या है? वही खाने को चबाना। ठीक, इसमें क्या काम करते हैं दोस्तों? खाने को टुकड़ों में तोड़ना, खाने को छोटे भाग, खाने का छोटा भाग करना। ठीक है दोस्तों, मुख के अंदर दो प्रोसेस होती है, मैकेनिकल, केमिकल। मैकेनिकल यानी खाने को चबाते हैं, जो मुंह चलाते हैं, वो खाने का छोटा भाग करना एक तरीके से। और रासायनिक क्या होती है? और जो रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारी लार होती है, लार, उसको खाने के साथ मिलकर जो पाचन होता है। ठीक है, जो हमारी लार होती है, जब वो खाने के साथ मिल जाती है तो डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, पाचन हमारे मुख से ही शुरू होता है, डाइजेशन। मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट खाने से हम लेते हैं, खाने के द्वारा, तो जो सलाइवा में मिल जाता है, लार में मिल जाता है, तो मुख का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? जब भी दोस्तों खाने के साथ हम तीन चीज लेते हैं, ठीक, क्या क्या आता है खाने के साथ? विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये चीजें लेते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं, मुख के अंदर जब दांतों से चबाते हैं, वो लार से मिल जाता है। ठीक, लार से मिलने के बाद जो हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, हम कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है स्टार्च। इसको हम न्यूट्रिशन में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अगर अभी हम इन छोटी छोटी चीजों को भी जानने लगेंगे तो आपको ये ना ये चैप्टर समझ में आएगा, ना जो पिछले चैप्टर का अगर इसमें बताऊंगा तो ना वो समझ में आएगा। बस अभी इतना ध्यान रख लो, ये जो स्टार्च होता है, स्टार्च, ठीक है, ये जो होता है स्टार्च, चोकर भी कहते हैं इसे, चोकर हिंदी में। इसे हिंदी में चोकर भी कह देते हैं। ये जो स्टार्च होता है, ये स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट के कई रूप हैं। ठीक है, स्टार्च हो गया, माल्टोस हो गया, रेफिनोज, इसकी हम न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी इतना जान लो। जो हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, वो स्टार्च के रूप में खाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है। यह स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। हम इस रूप में कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, ये जो स्टार्च होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, उसी का ही रूप है। और सलाइवा क्या करता है? इसे माल्टोज में तोड़ता है, क्योंकि सलाइवा से, लार से हमारा पाचन शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, तो माल्टोज में तोड़ता है इसको। अब कार्बोहाइड्रेट के कौन से रूप में तोड़ता है? माल्टोज। माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट का रूप है, लेकिन क्या है, ये जो स्टार्च होता है, इसको जब टुकड़े टुकड़े करेंगे तो उससे छोटी फॉर्म होती है, एक छोटी अवस्था होती है, वो माल्टोज होती है। ठीक है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, तो माल्टोज की फॉर्म में तोड़ेगा। ठीक, ये स्टार्च क्या होता है दोस्तों? स्टार्च जो होता है, ये पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, जो पेड़ पौधों का कार्बोहाइड्रेट होता है,
जो खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है वो ज़्यादा जो होता है ज़्यादा हो जाता है। जैसे पेड़ पौधे अपने लिए यूज़ कर लेते हैं, जो बच जाता है उसको वो स्टोर कर लेते हैं पौधे स्टार्च की फॉर्म में। जैसे गेहूं के बीज हो गए, मक्का के दाने हो गए, ये जो बीज होते हैं इनके अंदर पौधे कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। यानी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है स्टार्च। तो पेड़ पौधे जो बीज में जो स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। और जाहिर सी बात है हम पेड़ पौधों के बीज ही खाते हैं, गेहूं पीस कर खाते हैं, मक्का पीस कर खाते हैं, चने पीस कर खाते हैं, वही हमारा मेन आहार, वही है हमारा खाना। तो स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्च को जब ये सलाइवा में मिल जाता है लार में, तो स्टार्च टूटता है माल्टोस में। यानी पेट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है जब पेट के अंदर पहुंचता है, मुंह के बाद पेट के अंदर ही जाएगा खाना आमाशय में, जब पेट के अंदर पहुंचता है तो माल्टोस के रूप में पहुंचता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो खाने का टूटकर माल्टोस बन जाता है और माल्टोस के रूप में पेट में पहुंचता है, ठीक है। लेकिन खाने का डाइजेशन पूरी तरह मुंह में नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुख में होता है, कुछ हद तक मुख में हो जाता है, उसके बाद पेट में भी होता है, थोड़ा बहुत नामात्र पेट में होता है और लास्ट में आंतों में होता है। तो ये ध्यान रखना, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। स्टार्च को माल्टोस में तोड़ देता है हमारा जो लार है, ठीक। स्टार्च आपको पता लग गया क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। माल्टोस को हिंदी में माल्टोस ही बोलेंगे। दोस्तों ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं, स्टार्च भी माल्टोस भी। स्टार्च की कार्बोहाइड्रेट का जो है इसे हम कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। तो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को हम खाते हैं, उसके बाद लार में वो खाना मिलता है, उसका पाचन होता है, फिर वो कार्बोहाइड्रेट को लार किस में तोड़ देती है, माल्टोस में, यानी और छोटे रूप में कर देती है कार्बोहाइड्रेट को, जिसे माल्टोस कहते हैं, ठीक। अब चलते हैं, तो हमारे मुख के अंदर ये काम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पेट में चला जाता है खाना हमारा उसके बाद, ठीक है दोस्तों। एक चीज और बतानी थी, जब हमारा खाना मुख के अंदर हम पूरा चबा चबा के खाते हैं, लार में मिल जाता है, जब हम उसको गटकने वाले होते हैं, जब हम उसको ठीक गटकने वाले होते हैं, तो जो खाने का रूप होता है उस दौरान जो खाने की अवस्था होती है उसे हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। बोलस। इसे बोलते हैं मुख में खाने के पाचन का अंतिम रूप। दोस्तों जब हम मुख में खाने को पूरी तरह चबा देते हैं और गटकने वाले होते हैं, मान लो गटकने की जगह, मान लो हम खाना खा रहे हैं, हमने चबाया और उसमें पत्थर आ गया खाने में, तो आपने देखा होगा उस दौरान हम खाने को बाहर निकाल लेते हैं। तो जो खाना जिस अवस्था में हो जाता है फॉर्म में, उसे हम बोलस कह देते हैं, ठीक है। यानी जो खाना हम मुख में खाने का जब पाचन हो जाता है एक तरीके से, यानी जब हमको लगता है भाई अब गटकना चाहिए, जब हम खाना चबाते हैं चब जाता है, फिर हम उसे गटकने वाले होते हैं। तो जो खाना हम गटकने वाले होते हैं उस खाने के रूप को हम बोलस नाम दे देते हैं। यानी मुख में खाने के पाचन का अंतिम रूप होता है बोलस, ठीक। यानी जब हम खाना को अपने गले गर्दन के में उतारते हैं, वो बोलस के रूप में खाना जाता है, उसका नाम दे दिया है, ठीक है। यानी वो खाना मुख में पाचन होने के बाद जो खाने का रूप बचता है उसको बोलस कह देते हैं, वो पेट में जाता है। तो बोलस किसको कहते हैं? मुख से खाने के पाचन का अंतिम रूप, मुख में खाने के पाचन का अंतिम रूप, जिसे हम गटक कर पेट में पहुंचाते हैं, वो रूप खाने का। तो ये जो बोलस है, अब ये जो बोलस है, ये अभी हमने पढ़ा बोलस। अब ये जो बोलस है, खाने का कौन सा रूप बन गया? अब मुख में खाना खूब चबाया हमने, वो पच भी गया, अब उनसे पेट में उतार रहे हैं, अब गले से नीचे उतारेंगे, वो बोलस के रूप में आएगा खाना। तो बोलस किस में जाएगा? पेट में, ठीक है। जहां भी हम बोलस शब्द यूज करेंगे तो समझ जाना, मुख में जो पचा हुआ खाना है, जो हम चबा चुके हैं, अब उसे गटकने वाले हैं, वो खाने का जो रूप है, उसकी जो अवस्था है, वो बोलस कहते हैं।
अब ये बोलस पेट में गया अमाशय में, अब क्या होगा, पेट के अंदर फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों का पाचन पेट में होता है, लेकिन पेट में मैक्सिमम पाचन प्रोटीन का होता है, कार्बोहाइड्रेट फैट का। दोस्तों इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे सारा कुछ, जो ये तो एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, जो हमने स्टेजेस लिखे थे डाइजेशन के वो कैसे कैसे है, तो ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में। अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ, तो अगर ना भी समझ में आए तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अब क्या है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है पेट में। प्रोटीन का सबसे ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट का बिल्कुल नाम मात्र के बराबर पेट में पाचन होता है, बिल्कुल नाम मात्र। यानी पेट में मेन काम होता है इसका प्रोटीन को पचाना, और मुंह के अंदर जो पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट का होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ज्यादा होता है मुंह में, फैट का नाम मात्र, और प्रोटीन का पाचन तो मुंह में होता ही नहीं। उसके बाद पेट में जाते हैं, पेट में पाचन होता है आपका मेन प्रोटीन का, यानी प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, आमाशय से। क्वेश्चन पूछे अगर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, तो मुख से। फैट का पाचन कहां से शुरू होता है, तो मुख से। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट मुंह में ही पच जाते हैं, ठीक। कार्बोहाइड्रेट आखिर है क्या दोस्तों, जो शुगर, हम जो भी मीठा खाते हैं वो मीठी चीज कार्बोहाइड्रेट ही होती है। जो मिठास हमें किसी भी खाने पीने में लगती है वो कार्बोहाइड्रेट ही तो है हमारी। आपने देखा होगा जब भी हम थक जाते हैं और थक के आके मान लो हम कभी कभार आपने देखा होगा ग्लूकोन डी पीते हैं, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में है क्या, चीनी रहती है, मीठा ही रहता है वो। तो हम उसको जब पीते हैं, मीठे से, आपने देखा होगा मीठा का कुछ भी चीज खाते हैं एकदम एनर्जी महसूस करते हैं, थकावट दूर हो जाती है, एकदम एनर्जी। वो इसलिए होता है दोस्तों, वो जो मिठास, मीठी चीज होती है खाने में, वो कार्बोहाइड्रेट होती है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जैसे खाना मुंह में डाला, लार से चबाया, लार में मिला, खूब खूब देर तक चबाया, लार में मिल गया, तो वहां से तुरंत ही एनर्जी हमारी बॉडी में पहुंचना शुरू हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। फैट बहुत नामात्र हमारे मुंह में पाचन होता है, हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन ज्यादा होता है। तो इसलिए हमें एनर्जी तुरंत महसूस होती है मीठा खाते हैं, क्योंकि मीठे में कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट मुंह में ही पच जाता है, पेट तक जाने की जरूरत भी नहीं। इसलिए तुरंत मीठा खाते हैं एनर्जी सी महसूस होती है, ठीक। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में ज्यादा होता है, इनका बहुत ही नामात्र होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पेट में जब इनका पाचन हो जाता है दोस्तों, जो फैट है, जो वसा है, वो किस रूप में पाचन होकर किस रूप में रहती है पेट में। जब फैट का पाचन होता है दोस्तों, तो ये डाइग्लिसराइड रूप में रहता है, ठीक है, डाइग्लिसराइड, इसको हिंदी में लिख देता हूं। डाइग्लिसराइड, ठीक है। फैट का पाचन होता है पेट में, तो डाइग्लिसराइड रूप में आ जाता है वो, यानी फैट को तोड़कर इस रूप में कर देता है छोटे भाग में। ऐसी प्रोटीन को भी तोड़ते हैं पेट के अंदर। जब प्रोटीन का पाचन होता है तो उसको तोड़कर किसने छोटे उसमें कर देता है, ये कर देता है आपका पेप्टोन में। पेप्टोन, ठीक है। पेप्टोन क्या होता है, पेप्टोन होता है ये पेप्टाइड के छोटे छोटे पार्ट। या इतना ध्यान रखो कि वह प्रोटीन पेप्टोन में टूटता है, ठीक है। प्रोटीन का जो छोटा रूप है, और छोटा जो रूप है, पेट उसे पचा के छोटे रूप पेप्टोन में बदल देता है। यानी पेट के अंदर जब पाचन प्रोटीन का हो चुका होता है तो प्रोटीन पेप्टोन बन चुका होता है, फैट डाइग्लिसराइड बन चुका होता है। अब आगे देखो, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो माल्टोस बन चुका होता है, माल्टोस। यानी जब हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, तो वो जो स्टार्च के रूप में हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, उसको छोटे भाग में हमारे मुंह में सलाइवा ने उसको पचाकर छोटे भाग में तोड़ा, माल्टोस में।
फिर जो बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट है जो नहीं टूटा, सारा पाचन मुख में नहीं होता, मुंह के अंदर पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख के अंदर शुरू तो होता है, लेकिन पूरी तरीके से पाचन नहीं होता, फिर वो पेट में भी जाता है, थोड़ा सा पेट पाचन करता है, यानी मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन ज्यादा होता है, फैट का भी होता है, लेकिन फैट का थोड़ा कम होता है, प्रोटीन का होता ही नहीं मुंह में। लेकिन पाचन पूरी तरीके से मुंह में नहीं होता है, धीरे धीरे जाकर छोटी आंत आंत तक ही जाकर पाचन पूरा होता है। तो बस कुछ कार्बोहाइड्रेट को मुख के अंदर माल्टोज में तोड़ दिया था, यानी पाचन हो गया था। जो बच गया कार्बोहाइड्रेट और जो माल्टोज में टूट गया था जो कार्बोहाइड्रेट, और जो बच गया कार्बोहाइड्रेट वो पेट में गया। पेट के अंदर जो बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट है जो अभी तक माल्टोज में नहीं टूटा था, उसको फिर जो आमाशय है उसका पाचन करके उसे माल्टोज में तोड़ता है। प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है, पेट उसको पेप्टोन में तोड़ देता है उसका पाचन करके। फैट का पाचन मुख में शुरू हो जाता है, मुख के अंदर कुछ फैट डाइग्लिसराइड में टूट जाता है, उसके बाद पेट भी फिर आमाशय भी उसका पाचन करता है, उसको फिर डाइग्लिसराइड में तोड़ता है जो नहीं टूटते, ठीक है, जो बचे रहते हैं फैट। इन तीनों को इस रूप में पेट में पाचन होता है, ठीक है। तो यानी पेट के अंदर जो हमारा खाना जो हमारा पाचन होके जिस रूप में आ जाता है, फैट डाइग्लिसराइड रूप में आ जाता है, और प्रोटीन पेप्टोन के रूप में आ जाता है, और कार्बोहाइड्रेट माल्टोज के रूप में आ जाता है, ये हमारे पेट में होते हैं। उसके बाद ये आगे सरक सरक के पहुंच जाते हैं छोटी आंत में, यानी छोटी आंत में फैट डाइग्लिसराइड के रूप में जाता है, प्रोटीन पेप्टोन के रूप में जाता है, कार्बोहाइड्रेट माल्टोज के रूप में छोटी आंत के अंदर एंट्री लेता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया मुख के अंदर जो खाने को हम चबाकर जब गटकने वाले होते हैं, जो लार के साथ खाना मिला होता है, जो चबा चबा कर हम गटक रहे होते हैं, उसको बोलस कहते हैं। बोलस मुख में खाने का अंतिम पाचन जो होता है, जब मुख में हम खाने को अंतिम रूप तक चबा के गटकने वाले होते हैं, खाने की वो रूप बोलस कहते हैं, बोलस, ठीक है। वो बोलस पेट में गया। अब ये जो ये जो अंतिम रूप बचता है, ठीक है, खाने का पेट के अंदर जब पाचन हो जाता है, अब खाना मुख के अंदर टूटा, फिर कुछ खाना पेट के अंदर टूटा, जो पेट के अंदर टूटकर जो खाने की अवस्था बचती है, जो रूप बचता है, उसको बोलते हैं दोस्तों काइम। क्या बोलते हैं? काइम। कैम हिंदी में बोलते हैं कैम, ठीक है, उसको बोलते हैं कैम। कैम क्या होता है? पेट में खाने के पाचन का अंतिम रूप, यानी जब पेट पूरी तरीके से खाने को, मतलब पेट जितना खाना पचा सकता हो पचा लेता है, मतलब खाने का पाचन कर देता है, जितना तोड़ सके वो छोटे भाग में तोड़ता है। उसके बाद जब खाना छोटी आंत में जाने के लिए तैयार हो जाता है पेट से, तो उस दौरान उस खाने को हम काइम कह देते हैं, यानी जो पेट जिस खाने को पचा चुका होता है उस खाने के रूप को काइम कह देते हैं। फिर वो खाना अभी पूरी तरीके से पचा नहीं है, पेट भी कुछ हिस्सा पचा पाता है, फिर खाना आगे बढ़ता है छोटी आंत में, फिर पचाती है छोटी आंत, छोटी आंत भी पाचन करती है। तो छोटी आंत के अंदर खाना किस रूप में एंटर करता है? काइम के रूप में, ठीक है। जब खाने का जो पाचन का अंतिम रूप होता है पेट में, उसको काइम कहते हैं, और काइम के रूप में ही एंट्री होती है खाने की स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यानी ये जो काइम है, यानी कैम, यह किसके अंदर एंट्री लेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब जाएगा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब क्या होगा? यहां भोजन का कंप्लीट पाचन होता है, यहां भोजन का कंप्लीट पूरी तरह पाचन होता है, ठीक है दोस्तों। यहां भोजन का कंप्लीट पाचन होता है, यानी छोटी आंत में जाकर खाना पूरी तरह पच जाता है, ठीक। और जब खाना पूरी तरह पच जाता है तो आपका कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड को हम कहते हैं कंप्लीटेड डाइजेस्टेड फूड, यानी पूर्ण रूप से पचे हुए खाने को
यानी पूर्ण रूप से पचा हुआ खाना। छोटी आंत के अंदर दोस्तों काइम गया। काइम वही खाने का रूप जो पेट पचा चुका है, वो खाना मतलब जितना पेट पचा चुका है खाने को, उस रूप को काइम कहते हैं। वो काइम जो खाना है वो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है, यानी भोजन पूरी तरह छोटी आंत में पच जाता है। जो छोटी आंत के अंदर पूरी तरह जो भोजन पच जाता है, उस भोजन को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको रूप देते हैं हम, उसको देते हैं काइल। ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे दोस्तों कैल। हिंदी में लिखते हैं इसको कैल। ठीक है, यानी जो खाना पूरी तरह पच चुका है हमारी छोटी आंत में, उसको अब हमने नाम दे दिया कैल। यानी बोलस जो है खाने के पाचन का, जो खाना मुख के अंदर पूरी तरह पच जाता है, उसके बाद जब हम उसे गटकने वाले होते हैं पेट के अंदर, खाने के उस रूप को बोलस कहते हैं। उसके बाद जब खाना पेट पूरी तरीके, खाना अपने पेट मतलब आमाशय जो है पेट के अंदर खाने को जितना भी पचा देता है, वो पचे हुए खाने को हम काइम बोलते हैं। फिर वो पेट के द्वारा पचाया गया खाना आगे बढ़ के छोटी आंत में जाता है। जब वो छोटी आंत में जाकर पूरी तरीके से पच जाता है, फिर उसको हम कैल नाम दे देते हैं। उसके बाद जो कैल है, जो पचा हुआ खाना है, ये बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, उसके बाद ये किस में जाता है? बड़ी आंत में। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों, हमारा डाइजेशन चलता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन के लेने की बात नहीं, इस सब को हम डिटेल में ढंग से पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटा बताया है, क्योंकि अभी हम स्टेजेस ऑफ डाइजेशन पढ़ रहे हैं, डाइजेशन के चरण। पहला क्या पढ़ा था हमने? इंजेशन, यानी खाने को ग्रहण करना। दूसरा क्या पढ़ा? डाइजेशन। तो डाइजेशन में ये प्रोसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा बताया मैंने। तो यहाँ देखा जाए दोस्तों, जो साइज के हिसाब से देखा जाए, खाने का साइज, ठीक है, खाने का साइज देखा जाए तो हमारे मुख में जब हम खाना ले जाते हैं हैवी, उसमें उसको चबा चबा के, और जब उनसे गटकने वाले होते हैं तो बोलस रूप बनता है खाने का। ठीक है, अभी पढ़ा है मैंने। जब खाना मुख में पच चुका होता है, पचने के बाद हम उसे पेट में उतारते हैं तो बोलस के रूप में उतारते हैं। यानी बोलस साइज में सबसे बड़ा है खाने में। उसके बाद पेट के अंदर खाना पच जाता है, पेट के अंदर प्रक्रिया चलती है, खाना पचता है। पेट जितना खाना पचा लेता है, फिर उसको आगे सरकाता है छोटी आंत में। तो जो खाना पेट पचा चुका होता है और आगे सरकाता है, उस खाने को कहते हैं काइम। यानी वो और छोटे टुकड़े हो चुके होते हैं। साइज के हिसाब से देखा जाए तो बोलस जो खाने का रूप है थोड़ा बड़ा होता है, काइम अब बिल्कुल और टुकड़े टुकड़े होकर छोटा हो चुका है। फिर लास्ट में जब पूरी तरीके से भोजन पच जाता है, बिल्कुल ये मान लो उसको बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट हो चुके होते हैं, उसको बोलते हैं काइल। ये दोस्तों पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी बोलस बड़ा होता है कैम से, कैम बड़ा होता है कैल से। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। बोलस, कैम और कैल ये खाने का रूप है, खाने की अवस्था है। ठीक, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों इसको नोट कर लो। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हमारा तीसरा चरण है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। वो क्या होता है वो जानते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा स्टेज क्या है डाइजेशन का? तीसरा स्टेज है दोस्तों हमारा एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। दोस्तों मेरी बात ध्यान रखना, अभी हमने पाचन का जो प्रक्रिया है शुरू मतलब अभी पढ़नी शुरू नहीं की, अभी हम स्टेजेस ऑफ डाइजेशन पढ़ रहे हैं। मतलब एक तरीके से मोटा मोटा जान रहे हैं। अभी तो इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। आपको दोबारा से पढ़ाऊंगा मुख के अंदर पाचन कैसे होता है, आमाशय के अंदर पाचन कैसे होता है, आंतों के अंदर पाचन कैसे होता है, क्या क्या एंजाइम केमिकल यूज होते हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ इन मोटा मोटा बताया है कि किस किस क्या क्या चरण है, क्या क्या स्टेजेस हैं डाइजेशन के, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होकर डाइजेशन होगा। ठीक, अब तीसरा जो स्टेज है हमारा, तीसरा जो चरण है डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, इसे बोलते हैं अवशोषण, और इसे बोलते हैं एसिमिलेशन को स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। ठीक, अब ये होते क्या क्या एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन?
दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जो खाने की जो पूरी तरह छोटी आंत में जाके पचता है, तो छोटी आंत क्या करती है, खाने को पूरी तरह पचा के उससे सारे न्यूट्रिशन एक रस के रूप में वो सोख लेती है और सोख कर ब्लड में मिला देती है। यानी खाने से जब पूरी तरह पचाकर उसको में एब्जॉर्प्शन का काम जो करता है छोटी आंत करती है। अवशोषण का काम कौन करता है हमारी बॉडी में? छोटी आंत। उसके बाद ये खाना जो बचा कुचा वेस्ट बचता है वो बड़ी आंत में जाता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, उसमें से पानी और थोड़ी बहुत चीजें और अवशोषित करती है। यानी अवशोषण बड़ी आंत में भी होता है। यानी जो ये एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है ये इंटेस्टाइन में होती है, बड़ी आंत में छोटी आंत दोनों में होती है। ठीक है, बड़ी आंत में हमारा पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, छोटी आंत पानी नहीं सोखती, पानी बड़ी आंत सोखती है। तो अभी इतना जान लो कि एब्जॉर्प्शन आंतों में होता है, छोटी और बड़ी आंत दोनों में होता है। ठीक, जब मैंने आपको बताया था जब पेट से खाना इसमें जाता है उसे कैम कहते हैं। ठीक है, काइम, वो खाने का जो रूप है काइम, वो आंत में जाता है, फिर वो पूरी तरह पच के काइल काइल रूप दे देते हैं। वो काइल रूप जब खाने का हो जाता है तो उससे एब्जॉर्प्शन कर लेती है छोटी आंत, उससे उसके न्यूट्रिशन खींच लेती है। जो थोड़ा बहुत बचते हैं न्यूट्रिशन वो बड़ी आंत काम करती है फिर। ठीक है, तो लिख लो एब्जॉर्प्शन क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा सिंपल फूड यानी सरल खाना, क्योंकि छोटी आंत तक जाते जाते पच के खाना बिल्कुल छोटे भाग में टूट चुका होता है, सिंपल बन चुका होता है बिल्कुल, क्योंकि पाचन पूरी तरीके से छोटी आंत में खत्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कौन सा खाना बच गया छोटी आंत में? सरल खाना, यानी टूट चुका है, पूरा पाचन हो चुका है उसका। सिंपल फूड का अब इसे काइल भी बोल सकते हैं यहाँ। भोजन का जो बिल्कुल अंतिम रूप होता है, जब भोजन पूरी तरीके से पच चुका होता है छोटी आंत में, पूरी तरीके से पच जाता है, तो उस भोजन के रूप को काइल बोलते हैं। अभी मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो कैल, तो कैल सिंपल फूड का ही एक रूप है, जब खाना बिल्कुल अंत तक टूट जाता है। तो के द्वारा सिंपल फूड का खून में घुलना। ठीक है, इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जब खाना पूरी तरीके से छोटी आंत में पच जाता है, तो मैंने अभी बताया था आपको, खाने से रस जूस के तौर पर उसे निचोड़ के रस जो है उसका जूस जो है उसको सोख लेती है छोटी आंत और उसे ब्लड में मिला देती है। उस ब्लड में मिलाने को ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी जो खाने से रस को खींचना, न्यूट्रिशन को खींच लेना। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स जितने भी है खाने से उनको खींच लेना, अवशोषित कर लेना, खींच कर खून में मिला देना, सोख लेना उससे, वो छोटी आंत काम करती है। ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जब खाना आगे जाता है तो बचे कुचे विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं और जो पानी होता है उसका एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत करती है। विटामिन मिनरल जो बचे हुए रह जाते हैं थोड़े बहुत, और वाटर वाटर का एब्जॉर्प्शन तो लार्ज इंटेस्टाइन ही करती है। ठीक है, खाने में से उनको निचोड़ कर उन्हें सौंप कर ब्लड में मिलाती है बड़ी आंत, इसको पानी को, और आपके थोड़े बहुत जो विटामिन और मिनरल बच जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में किसका रोल होता है? इंटेस्टाइन का, यानी बड़ी आंत छोटी आंत दोनों का। इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, इसको बोलते देते हैं छोटी आंत, इसको बोल देते हैं बड़ी आंत। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं एसिमिलेशन क्या है। एसिमिलेशन क्या है, जिसे बोलते हैं स्वांगीकरण। अब दोस्तों एब्जॉर्प्शन के द्वारा जो छोटी आंत है बड़ी आंत है, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण के द्वारा
जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व हमारी बॉडी को चाहिए, वो ब्लड में पहुंचा देती है। छोटी आंत बड़ी आंत खाने से जो जरूरी चीजें खींचकर ब्लड में पहुंचा देती है। उसके बाद खाने को पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट होता है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, खाना पूरी बॉडी में पहुंचेगा, उसी को एसिमिलेशन कह देते हैं। ठीक, क्या कह देते हैं? एसिमिलेशन। यानी ब्लड के द्वारा, यानी रक्त के द्वारा खाने का पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा खाना? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब खाने से खींच लेती है छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत मिलकर इनको खाने से खींच लेती हैं और खून में मिला देती हैं। फिर एसिमिलेशन क्या होता है? ये ब्लड में जब मिल चुका होता है हमारा खाना, तो ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर हर ऑर्गन, हर अंग तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसी को एसिमिलेशन कहते हैं, यानी ब्लड के द्वारा खाने का पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना, पूरी बॉडी में घूम के आ जाना और सारे अंगों को एनर्जी देना। ठीक, ये होता है एसिमिलेशन। इसके बाद दोस्तों एक चीज होती है एजेशन। तीसरी स्टेज थी हमारी, अब लिखो चौथी स्टेज। चौथी स्टेज थी हमारी एजेशन। ठीक है, जिसे बोलते हैं मल त्याग। एजेशन। ठीक, ये क्या होता है? अब सब कुछ निचुड़ चुका होता है, छोटी आंत भी काम की चीजें खाने से निकाल लेती है, बड़ी आंत भी काम की चीजें खाने से निकाल लेती है, तो अब बच क्या गया? वो एक वेस्ट बच गया, जो हमारा एक तरीके से आपका बड़ी आंत उसे बाहर निकाल देती है। यानी छोटी बड़ी आंत जब खाने से काम की चीजें ले लेती है, बचे कुचे वेस्ट को बाहर निकाल देती है, जिसे हम पोटी कहते हैं। पोटी के रूप में जो निकलता है वो सॉलिड वेस्ट जो बचता है हमारा। यानी सॉलिड वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना। सॉलिड वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना ही इजेशन कहलाता है। ठीक, एक होता है दोस्तों एक्सक्रिएशन, उसको अलग से लिख लो। मतलब ये जो एक्सक्रिएशन होता है, चलो इसको रहने दो, मैं ऐसे बता देता हूं। जो एक्सक्रिएशन होता है, यानी लिख लो इसको, ये मैंने अभी चैप्टर भी, अभी टॉपिक भी बताया था आपको। एक्सक्रिएशन यानी लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का बाहर निकलना इजेशन कहते हैं, और लिक्विड वेस्ट का बाहर, जैसे आप टॉयलेट होता है, ठोस पदार्थ का बाहर निकलना, वो जो ठोस वेस्ट होता है हमारा, उसको इजेशन कहते हैं। जो लिक्विड वेस्ट होता है हमारा, उसको कहते हैं एक्सक्रिएशन। तो दोस्तों एक्सक्रिएशन एक अलग टॉपिक है। एक्सक्रिएशन डाइजेशन के उसमें नहीं आता। किडनी का वो रोल होता है एक्सक्रिएशन का, कि वो जो मूत्र होता है, जो टॉयलेट होता है, उसको कैसे बनाती है। ठीक है, तो ये एक्सक्रिएशन डाइजेशन में नहीं पढ़ते, मैंने अभी ऐसे ही बता दिया। इसको अलग से पूरा चैप्टर है एक्सक्रिएशन, अलग से पढ़ेंगे। किडनी का हमें पढ़ना है यहाँ तक इजेशन तक। तो 4 चरण होते हैं। सबसे पहले इंजेशन, खाने का ग्रहण करना, उसको कहते हैं इंजेशन। फिर होता है डाइजेशन, डाइजेशन में खाना मुंह में जाता है, फिर पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। ये मोटा मोटा बताया मैंने आपको, अभी डिटेल में अब पढ़ेंगे हम ढंग से। ठीक है, तो अभी अगर किसी को अभी तक भी कुछ समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, शुरुआत अब हम आगे करेंगे। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन होता है, ये प्रोसेस होती है डाइजेशन में। फिर होता है इजेशन, मल त्याग। तो ये 4 प्रक्रियाएं होती है। अब इन 4 प्रक्रियाओं को हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्लास काफी बड़ी हो चुकी है दोस्तों।
अगली क्लास में हम इन जो हम 4 स्टेजेस पढ़े डाइजेशन के, इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बताना कि कैसा लगा आज मेरा पढ़ाया हुआ, कमेंट में बताया करो मेरे दोस्तों यारो, कमेंट में बताओ मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, इजाज़त दीजिए, जय हिंद।